नमस्कार। कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। मार्केट की वीकनेस में जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने जो सेक्टर्स कवर किए हैं उसमें एनबीएफसी, ऑटोमोबाइल, पेंट सेक्टर, फुटवेयर इंडस्ट्री, एफएमसीजी एंड ईवी इंडस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज का हमारा डिस्कशन जो है वो केमिकल सेक्टर पर रहेगा। केमिकल सेक्टर पर हमने ऑलरेडी काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न हम अपने सारे वीडियोज़ में बता रहे हैं एंड वो है निफ्टी का पीई जो कि 2015 के बाद लोएस्ट पर है एक्सेप्ट कोविड वाला पीरियड। दूसरा रीजन है एफआईएस एंड डीएस द्वारा की गई हाईएस्ट एवर नेट बाइंग जो कि मार्च 23 में की गई है। एंड थर्ड रीजन है रिटेल इन्वेस्टर्स का इक्विटी मार्केट से दूर भागना, जहां एफआईआईस एंड डीआईआईस दोनों ही बाय कर रहे हों। एंड फोर्थ रिसेंट में पब्लिश हुआ इन्फ्लेशन का डाटा, यहाँ इंडिया में इन्फ्लेशन अपने 15 मंथ के लो पर पहुंच गई है। इसलिए हमें लगा कि ये बेस्ट टाइम है एक सीरीज में वीडियो लाने का, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स भी कुछ ग्रीडी हो जब बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हो। फ्रेंड्स, निफ्टी ने लास्ट कुछ सेशंस में स्ट्रेंथ क्या दिखाई कि क्रैश की बातें पहले ही होने लगी हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब कंपनीज अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट को पोस्ट कर रही हो, वैल्यूएशन फेयर हो एंड स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हो, तो मेजर करेक्शन या क्रैश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आई रिमेंबर जब मार्केट कोविड में क्रैश हुआ था तो कुछ लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी डराया कि निफ्टी अब यहां से और भी क्रैश हो सकती है। एंड वो ऐसा टाइम था जब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज 1900 के अराउंड मिल रही थी। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी कंपनी में बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर पर्टिकुलर कंपनी डिजायर्ड लेवल पर नहीं आती है तो आप भागते हुए शेयर प्राइस को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, मीन्स फोमो का शिकार नहीं होंगे। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि नीचे का कुछ % छोड़ सकते हैं एंड रीजनेबल प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। हमारा आज का डिस्कशन एग्रोकेमिकल सेगमेंट की कंपनी पर है। एग्रोकेमिकल केमिकल इंडस्ट्री में 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मेन रीजन है एग्रोकेमिकल सेगमेंट की कंपनी को सिलेक्ट करने का, वो है कंसिस्टेंसी इन डिमांड, मींस इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज स्टडी पेस पर ग्रो करती रहती हैं। इंडिया बीइंग अ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट अरेबल लैंड है, मींस वो लैंड जिस पर खेती हो सकती है। एंड अरेबल लैंड में फर्स्ट है यूएस। इंडिया की एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स भी काफ़ी डाइवर्स हैं एंड इस तरह के 20 रीजन्स हैं कंट्री में। वर्ल्ड की टोटल 60 टाइप्स ऑफ सॉइल में से 46 इंडिया में है एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाले ऑल मेजर 15 क्लाइमेट्स हैं इंडिया में। कंट्री की जीडीपी में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% है, लेकिन अगर वर्ल्ड एवरेज जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ 6.4% है। इंडिया का मेजॉरिटी पॉपुलेशन का अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होना एंड इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन होना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेगमेंट में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के लिए अच्छी डिमांड बनी रहेगी। इंडिया की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री 8.5% के सीएजीआर से ग्रो कर सकती है बिटवीन 2023 टू 2030, लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं सिर्फ 2.9%। 8.5% की सीएजीआर ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव है। इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनीज इजिली 20% से ज़्यादा के सीएजीआर से ग्रो कर सकती हैं। क्या रीज़न है कि इंडिया की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स, जो फ्यूचर में और भी बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया के केमिकल एक्सपोर्ट्स में 38.6% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फाइनेंशियल ईयर 23 का डाटा जैसे ही मुझे मिलेगा तो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू शेयर करूंगा। ग्रोथ के पीछे अगर मैक्रो रीजन्स की बात करें तो उनमें फर्स्ट है अडॉप्शन ऑफ चाइना प्लस वन पॉलिसी बाय ऑल मेजर इकोनॉमीज। अदरवाइज चाइना इससे पहले वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है। सेकंड है यूएस चाइना ट्रेड वार। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट लो प्राइसेस एज कंपेयर टू चाइना। इंडिया में एवरेज पर आवर लेबर कॉस्ट है $0.92 एंड चाइना में है $3.52, मीन चाइना से 3.8 टाइम्स इंडिया में कम है। इंडिया का एवरेज लेबर कॉस्ट पूरे रीजन में ही कम है अगर हम वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड चाइना से कंपेयर करें। इनफैक्ट इंडिया के पास काफ़ी लेबर रिजर्व भी रहती है एंड ये ट्रेंड 2031 तक और भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, चाइना जो वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन हब बना, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके लो लेबर कास्ट का भी था, जो कि अब बढ़ चुका है ड्यू टू राइज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन। फोर्थ रीजन है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स इन चाइना इन 2015, जिसके चलते 2017 में चाइना की 40% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टेम्पररी क्लोज हुई एंड 80% केमिकल फैसिलिटीज पर फाइन लगा। इसके साथ साथ बाय 2025 सारी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को रेजिडेंशियल एरिया से दूर शिफ्ट होकर केमिकल पार्क्स में जाना है।
तो अब आ जाते हैं आज की कंपनी पर। कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। आप चाहो तो सेम सेगमेंट से सुमितोमो केमिकल्स को कंसीडर कर सकते हैं एंड उसके बाद आप केमिकल सेक्टर से एसआरएफ, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन, फाइन ऑर्गेनिक्स, बिनाती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज एंड येशो इंडस्ट्रीज को भी कंसीडर कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज को चुनने का जो बिगेस्ट रीजन है वो ये है कि ये कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स के मामले में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को लगातार बढ़ाती जा रही है। मार्च 2011 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो 16% थे एंड ये बढ़कर अब हो गए हैं 24%। एक भी साल ऐसा नहीं गया जब कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया ना हो एंड सेम हुआ है नेट प्रॉफिट के केस में, एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर 2013 एंड फाइनेंशियल ईयर 18। कोविड का भी कोई असर नहीं हुआ है कंपनी पर। मार्च 2021 जो फाइनेंशियल ईयर पूरा कोविड में चला गया था उस दौरान भी कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी 21% से बढ़ाकर 22% किया एंड नेट प्रॉफिट्स को भी 457 करोड़ से बढ़ाकर 737 करोड़ किया। रशिया यूक्रेन वार जो फरवरी 22 में स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े उसके इंपैक्ट को चेक करने के लिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आ जाते हैं। जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो कंपनी की रेवेन्यू पर ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई बुरा असर नहीं हुआ। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई खराब असर नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ कम हुए हैं, लेकिन उसका रीज़न जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बल्कि हायर टैक्स हैं। तो हमने देखा कि पीआई इंडस्ट्री ऐसी कंपनी है जिसे पैंडेमिक का कोई असर नहीं हुआ, रशिया यूक्रेन वार एंड उसके बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक हुए उसका भी कोई असर नहीं हुआ। कंपनी की सेल्स कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है एंड अपने हाई से 30% के अराउंड करेक्ट होने के बाद भी लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने 37% के CAGR से रिटर्न बनाकर दिए हैं। इसलिए ऐसी कंपनीज को कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोला जाता है। ऐसी कंपनीज जनरली हाई PE पर मिलती हैं, लेकिन अगर इनमें कभी गिरावट होती है तो वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। क्विकली अब कंपनी के हाइलाइट्स को देख लेते हैं। कंपनी लीडिंग प्लेयर है एग्रोकेमिकल स्पेस में विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। कंपनी की रेवेन्यू में डोमेस्टिक मार्केट का कंट्रीब्यूशन 23% है एंड एक्सपोर्ट से 77%। इन ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए 2021 से कंपनी ने फार्मा इंडस्ट्री में भी फोरे किया है एंड इसके साथ साथ कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स में भी सक्सेसफुल फोरे किया है। कंपनी हर साल 4 to 5 न्यू मॉलिक्यूल्स को कमर्शलाइज करने का प्लान कर रही है। इसी साल कंपनी 2 to 3 नॉन एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज करने का भी प्लान कर रही है। कंपनी 2 मल्टी प्रोडक्ट प्लांट्स को कमर्शलाइज करने का भी प्लान कर रही है, एक तो कैलेंडर ईयर 24 के सेकंड हाफ में एंड दूसरा 2025 में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी 800 to 850 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। कंपनी फ्यूचर में 23 to 24% के मार्जिन का एस्टिमेट कर रही है। ग्रोथ रेट में भी कंपनी 20% प्लस का गाइडेंस है जो कि एक्सीलेंट है। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कंपनी अपनी रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूशन नॉन एग्रो से करने का फोकस कर रही है। कुछ नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 45,994 करोड़ की, स्टॉक का PE है 39.9 का, ROCE कंपनी मेंटेन कर रही है 17.3%, ROE है 14.7%, डेट है कंपनी पर 280 करोड़ का, डेट टू इक्विटी बनती है कंपनी की 0.04। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है। इसी के साथ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 6,602 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 24% का। सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 23% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स से 28% के CAGR से। ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ हुई है 24% की एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 41% की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट के मामले में कितनी कंसिस्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कैश इज द किंग, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी जबरदस्त कैश जनरेट कर रही है जो कि एक्सीलेंट है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46.09% है, FIAs के पास 18.60% है, DIs के पास 24.24% है, पब्लिक के पास 14.7% हुआ करते थे मार्च 20 में एंड वो आज सिर्फ रह गए हैं 10.9%। अप्रॉक्सीमेट 4% कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास चली गई है। किसी भी कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग अगर ज़्यादा होती है तो स्टॉक प्राइस भी उसका उतना ही मजबूती दिखाता है। अब आगे हम कंपनी के चार्ट पर। स्टॉक प्राइस है 3150 के अराउंड। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो फर्स्ट स्पोर्ट कंपनी का 2960 के अराउंड है, सेकंड स्पोर्ट है कंपनी की 2750 पे जो कि एक्यूमुलेशन के लिए बेटर लेवल है। इसके बाद अगर और भी गिरावट होती है तो थर्ड एंड सबसे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है 2360 के अराउंड। डे चार्ट पर अगर हम 200 DMA लगाकर देखें तो 2018 के बाद अब स्टॉक प्राइस 200 DMA के नीचे आया है।
कोविड वाले पीरियड को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो पैंडेमिक के चलते था। लार्ज कैप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर 200 DMA के नीचे मिलती हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है एंटर करने का। लास्ट 5 ईयर्स में हुए कंसोलिडेशन की बात करें, यहाँ कंपनी ने लंबे समय तक अपने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया। तो सबसे रिसेंट हुआ था 158 डेज का बिटवीन नवंबर 20 टू अप्रैल 21। उससे लास्ट हुआ है 160 डेज का बिटवीन जनवरी 20 टू जुलाई 20 एंड उससे लास्ट वाला हुआ था 415 डेज का बिटवीन जनवरी 18 टू फरवरी 19। हर बार कंपनी ने कंसोलिडेशन के बाद कितना रिटर्न दिया है वो देख लेते हैं। ये जो 450 डेज का कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस ने 58% के रिटर्न दिए। ये मैं ब्रेकआउट लेवल से मेजर कर रहा हूँ, बॉटम से अगर मेजर करें तो ये 150% से भी ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट जो 160 डेज का कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद कंपनी ने 55% के रिटर्न्स दिए थे अपने ब्रेकआउट से एंड बॉटम से ये भी 150% के अराउंड बनते हैं। थर्ड कंसोलिडेशन जो 158 डेज का था उसके बाद स्टॉक प्राइस ने अपने ब्रेकआउट से 44% का रिटर्न दिए एंड ये कंसोलिडेशन भी सबसे छोटा था। ये जो कंसोलिडेशन अभी चल रहा है इसे स्टार्ट हुए 590 डेज हुए हैं, अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी एक बड़े अपवर्ड मूव अभी पेंडिंग है बिकॉज इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने यहाँ एक सुंदर सा कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है जिसमें ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन मार्केट में वीकनेस के चलते वो सस्टेन नहीं हो पाया। फर्दर यही पैटर्न कम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न में कन्वर्ट हुआ एंड उसमें भी ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन मार्केट में वीकनेस के चलते वो भी फेल हो गया। फ्रेंड, जो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पर काम करते हैं वो ब्रेकआउट से एंट्री लेते हैं, लेकिन जब हमने कंपनी के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी किया होता है विच इंक्लूड्स सेक्टर एनालिसिस, कंपनी बिजनेस एनालिसिस, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल एनालिसिस, तो जितना बॉटम में एंट्री मिल जाए बेटर है क्योंकि कंपनी ने कंसोलिडेशन में लगातार रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है एंड अच्छा सा पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। तो टारगेट के लिए हम इसी डेप्थ को मेजर कर लेते हैं एंड इसको उठाकर हम ब्रेकआउट लेवल पर रख लेते हैं। प्रेजेंट प्राइस से अगर मेजर करें तो हमारा टारगेट निकल के आता है 48.75% यानी कि 49% अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा टारगेट हम नेक्स्ट 1 ईयर का निकालते हैं बेस्ड ऑन फॉरवर्ड पीई एंड फ्यूचर ईपीएस। स्टॉक प्राइस का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस। जब स्टॉक प्राइस हमें नेक्स्ट 1 ईयर का निकालना है तो अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस टू अर्निंग भी मार्च 24 का चाहिए। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को 20% के ज़्यादा के CAGR से बढ़ा रही है तो ट्रेलिंग 12 मंथ के ईपीएस में 20% ऐड कर देंगे एंड वो निकल कर आता है 91.2 एंड जो ये 76.03 है ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ईपीएस है। 91.2 जो ईपीएस आया है ये दिसंबर 23 तक का है। कंजर्वेटिव टारगेट के लिए हम मान लेते हैं कि इस ईपीएस को अचीव करने में कंपनी को दिसंबर 23 के बजाय मार्च 24 तक का समय लग गया, इसलिए मार्च 24 के ईपीएस भी हम 91.2 ही ले रहे हैं। पीई के लिए हम लास्ट ईयर का मीडियन पीई लेंगे क्योंकि कंपनी की आउटलुक में लास्ट ईयर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग बढ़ी है। तो पीई हम लेते हैं 52.7 का जो कि 3 ईयर्स का मीडियन पीई है। मार्च 24 का स्टॉक प्राइस निकालने के लिए हमारे पास मार्च 24 का पीई भी आ गया है जो कि 52.7 है एंड मार्च 24 का ईपीएस भी आ गया है जो कि 91.2 है। क्योंकि हम कंजर्वेटिव टारगेट के लिए दिसंबर 23 के पीई को ही मार्च 24 का पीई मान रहे हैं तो स्टॉक प्राइस निकल कर आता है 4806। चार्ट पर मार्क करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चार्ट पर हमारे पास 2 टारगेट आ गए हैं। फर्स्ट है चार्ट पैटर्न के बेस पर एंड वो आया है 49% अप्रॉक्सीमेटली एंड दूसरा आया है हमारे पास फॉरवर्ड पीई एंड फ्यूचर ईपीएस के बेस पर एंड ये है 52%। ये दोनों ही टारगेट नेक्स्ट 1 ईयर में अचीव हो जाने चाहिए अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की कंपनीज में आप अपने पोर्टफोलियो का 5% के अराउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।